नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले जो ठाना था, आज अपने उस ख्वाब को हकीकत की जमीन पर उन्होंने उतार दिया है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, हिंदुस्तान के सुरक्षा के ब्रह्मास्त्र राफेल के 5 लड़ाकू विमान आज से हमारे देश के हो गए। अब हमारे देश के दुश्मनों को जवाब देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई मलाल नहीं रहेगा। ये दुश्मनों के महाविनाशक ब्रह्मास्त्र की सिंह गर्जना है। इस वीरतापूर्ण गड़गड़ाहट में हिंदुस्तान की हिफाजत छुपी है। हिंदुस्तान की पवित्र धरती को छूते इस विमान में दुश्मनों से घमासान के मंत्र छुपे हैं। अब दुश्मनों के ठिकानों पर सीधे वार करेगा राफेल विमान। अब दुश्मनों के सीने में जाकर घुसेगा गोल्डन एरो। प्रधानमंत्री मोदी का 5 साल का सपना साकार हो गया। ये एक ऐसा सपना था जिसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। न विरोधियों के हमले की चिंता, न लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए पैसे के खर्च पर कोई किचकिच। बस राफेल लाना है तो लाना है। और अब राफेल आ गया तो इसके साथ ही पीएम मोदी का वो मलाल मिट गया जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। आसमान से धरती पर उतरते राफेल विमानों को और उससे बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत की तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे थे। राफेल की लैंडिंग के वीडियो के साथ संस्कृत का एक श्लोक भी उन्होंने पोस्ट किया। राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च। यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूं, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत, और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। भारत ने फ्रांस की सरकार के साथ करीब 60,000 करोड़ रुपए में अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है। उसी डील के तहत 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप बुधवार को अंबाला स्थित इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर पहुंची। दोपहर 3:08 पर पहले राफेल विमान ने अंबाला एयरबेस की जमीन को छुआ। उसके बाद 3 मिनट के अंदर 4 और राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर हाजिर हो गए। अपनी धमक की कड़कड़ाहट दिखाते हुए, अपने दुश्मनों पर दहाड़ते हुए, हिंदुस्तान की आसमानी ताकत में 4-4 चांद लगाते हुए वाटर सैल्यूट के साथ हिंदुस्तान की नई रणनीति का स्वागत किया गया। खुद एयर चीफ RKS भदौरिया वहां मौजूद रहे। राफेल ने सिंह गर्जना तो की अंबाला में, लेकिन उसकी दहाड़ से बीजिंग और इस्लामाबाद का कलेजा दहल गया होगा। हिंदुस्तान की इस ताकत को बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और सूझबूझ ने। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।
अभी तो राफेल विमानों की कई और खेप आने वाली हैं। अभी तो इन 5 लड़ाकू विमानों को भी औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना है। लेकिन इसकी धमक ऐसी है कि दुश्मन का दिल अभी से दहल गया होगा। 5 राफेल विमान जब भारतीय सीमा में पहुंचे तो इनके साथ 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। सभी राफेल विमान अंबाला एयरबेस की एक ही हवाई पट्टी पर उतरे। पहले राफेल की लैंडिंग वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने करवाई। जैसे ही अंबाला के आसमान में राफेल ने कलाबाजियां दिखाई, ऐसा लगा जैसे लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई हो। और अब जब राफेल अंबाला में आ ही गया है तो लोगों का जोश भी कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर पहुंच गया है। फ्रांस के बोर्डो शहर से हिंदुस्तान के अंबाला के सफर में जब राफेल के 5 विमान भारतीय वायुसेना में दाखिल हुए तो उनका स्वागत INS कोलकाता ने किया। अपने आसमान के स्वागत में समंदर की लहरों के जोश को इन अल्फाजों में सुनिए। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landing. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में 5 राफेल लड़ाकू विमान नहीं आए हैं। ये 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिन 5 की आंच को झेलने की ताकत किसी दुश्मन में नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुश होंगे। मंजीत नेगी के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। राफेल का रक्षा सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले किया था, लेकिन जब से यह सौदा हुआ है तभी से राफेल के दाम को लेकर राजनीतिक संग्राम भी छिड़ा हुआ है। यहां तक कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में चौकीदार बनाम चोर का शोर काफी तेज रहा, लेकिन चुनाव के नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राफेल डील पर भरोसे की मोहर लगा दी। राफेल फ्रांस से उड़ा और हिंदुस्तान आ गया। उसने भारत माता के कदमों में अपने को झुका दिया। लेकिन नहीं झुकी तो राजनीति। वो राजनीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राफेल सौदे के साथ शुरू हुई थी, वो आज राफेल के हिंदुस्तान आ जाने पर भी जारी रही, भारी रही। कांग्रेस ने राफेल के आने पर बधाई दी, लेकिन उस बधाई वाली चिट्ठी में कई गंभीर सवाल भी नत्थी थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी, अब तो उसकी कीमत बता दीजिए। रोज में 36 हवाई जहाज खरीदे तो लगभग लगता है कि लगभग 1660 करोड़ प्रति हवाई जहाज की कीमत आती है, जबकि 746 करोड़ में वो लोग देने के लिए तैयार थे। उसमें बताएं कि ये अपग्रेडेशन हुआ है या इसके साथ मिसाइल वेपन से साथ में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो जानकारी छुपाते क्यों हैं? दिग्विजय सिंह के हमले से भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस के प्रधान प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बधाई के साथ क्यों की झड़ी लगा दी। राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकुओं को बधाई। आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे, 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों? 126 राफेल की बजाय 36 ही क्यों? मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो सवाल उठा रही है, उससे ज्यादा गंभीर सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बार बार उठाए थे।
पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अगर एक मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार की धुरी बनाया तो वो राफेल था। राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में राफेल एक अहम मुद्दा बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चौकीदार चोर है वाले कांग्रेस के आरोप को मैं भी चौकीदार वाले अभियान से हवा में उड़ा दिया। जनता ने राफेल के सवाल को बेदम कर दिया, क्योंकि बीजेपी के वोट ही नहीं सीटें बढ़ गईं। इससे सरकार पर जन दबाव भी बढ़ा कि तय समय पर राफेल हिंदुस्तान आ जाए। इसीलिए पिछले साल विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल पर शस्त्र पूजा की और उड़ान भी भरी थी। कोरोना के कारण थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन आज राफेल भारत के कदम चूम रहा है। गति से लेकर हथियारों को ले जाने की क्षमता तक राफेल बहुत उन्नत जेट है। मुझे पूरा यकीन है कि ये विश्व स्तरीय फाइटर जेट गेम चेंजर साबित होंगे। मैं इस खास दिन पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय वायुसेना और पूरे देश को बधाई देता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संयोग देखिए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार देश की बागडोर संभाली और एक साल बाद राफेल सौदा किया, और 2019 में दूसरी बार बागडोर संभाली और उसके एक साल बाद राफेल आ गया। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर समझौता हुआ। उसके बाद मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2016 को 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस की डसॉ एविएशन के साथ समझौता किया। लेकिन कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने राफेल सौदे में घोटाले को वैसा ही मुद्दा बनाना चाहा जैसा कभी पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स तोप मामले को बनाया था। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। कांग्रेस को इसका शायद फायदा मिला हो कि 2018 के आखिर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसकी सरकार बन गई। इस पर जब सड़क से संसद तक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो 7 फरवरी 2019 को लोकसभा में पीएम मोदी ने बेहद आक्रामक जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो? उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी थी। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है, राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है, विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज भी कर दिया। उस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। संयोग देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस वक्त देश के गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोकसभा में मोर्चा खुद संभाला था। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी इस सदन से क्षमा मांगे और समस्त देशवासियों के क्षमा मांगे, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। इतने संघर्षों से गुजरने के बाद राफेल आज हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए आ डटा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा के उस सूत्र वाक्य को देश के सामने रखा जो हमारी परंपरा में शामिल है। अंबाला में सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। राजनीति भी अजीब खेल है। अपने राज्य में जो पार्टी जिस चीज का समर्थन करती है, दूसरे के समय में उसी का विरोध करती है। मनमोहन सरकार के रक्षा मंत्रियों ने गोपनीयता का हवाला देकर रक्षा सौदों पर चुप्पी साध ली, लेकिन मोदी सरकार में कांग्रेस ने तीखे सवाल उठाए।
राफेल के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमेशा बेहद तल्ख आरोप लगाए। दिसंबर 2017 में राहुल ने पहली बार राफेल सौदे में घोटाले का मुद्दा उठाया। राहुल का कहना था कि इसमें गोपनीयता के नाम पर घोटाले को दबाने की कोशिश हो रही है। 25th January 2008, agreement of secrecy, which is an umbrella agreement, which was signed by the then Honorable Defence Minister A.K. Antony. देश की रक्षा का सवाल ऐसा है जिस पर गोपनीयता का पहरा हमेशा से रहा है। नहीं तो कांग्रेस ने सत्ता में रहते ऐसी डील की कीमतों और दूसरी जानकारियों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? मनमोहन राज में रक्षा मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी से लेकर A.K. एंटनी तक ने इस मर्यादा का पालन किया। अगस्त 2005 में जब तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी से कांग्रेस के ही नेता जनार्दन पुजारी ने पिछले 3 बार किए गए रक्षा सौदों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की तो रक्षा मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। वैसे ही 2007 में तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी से जब CPM नेता सीताराम येचुरी ने इजराइल से मिसाइलों की खरीद संबंधी सौदे को सार्वजनिक करने को कहा, तब उन्होंने भी मना कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के ही राज में राफेल विमान खरीदने की बात थी, लेकिन 10 साल में बात बन नहीं पाई। I told you the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year, don't expect any finalization of the agreement. Next year, by that time, I think process will continue. Next financial year, I hope that the process will be able to complete. प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल सौदा कर लिया और दुश्मन देशों की रातों की नींद हराम करने वाले वो लड़ाकू विमान अब आने भी लगे। लेकिन राजनीति है, जाति नहीं। आज तक यूरोप राजनीति का राफेल चलता रहेगा, लेकिन फ्रांस से जो 5 राफेल विमान आए हैं वो जब चलेंगे तो दुश्मनों की सांसें चलना बंद हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी के इस ब्रह्मास्त्र का सामना करने की क्षमता पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन में भी नहीं है। दुश्मन जब तक आंख खोलेगा उससे पहले ही उसकी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। Welcome to the Indian Ocean. क्योंकि इस राफेल की उड़ान इसको सबसे ज्यादा मारक, सबसे ज्यादा घातक बनाती है। बस 1 घंटे में 2130 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। और एक बार जब ये रण योद्धा निकलता है तो 3700 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का नामो निशान नहीं छोड़ता है। वो इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को बहुत ही एनहांस करेगा। उसके जो वेपन्स है, उसके जो पूरा वेपन पैकेज है, उसके जहाज के बेसिक कैपेबिलिटीज़ जो है, उसके पायलट की ट्रेनिंग, पिछले 1 साल से वो कुछ लोग वहाँ फ्रांस में है ट्रेनिंग करते हुए। तो इस सब को अगर आप मिला के देखें तो राफेल एक बहुत पोटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन एयरफोर्स के लिए। चीन और पाकिस्तान की सांसें इसलिए अटकी हैं कि राफेल उनके सारे मंसूबों, साजिशों और जंगी चालों को फेल कर देगा। इस ब्रह्मास्त्र के दायरे में समूचा का समूचा पाकिस्तान समा जाएगा और अंबाला से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी भी उतनी नहीं है कि राफेल की रेंज को छोटा कर सके। अब कहां टिकेगा पाकिस्तान का F-16? अजी पाकिस्तान के F-16 को छोड़िए, उसके आका चीन का J-20 भी बहुत पीछे छूट गया है, जिसके दम पर वो दुनिया का दादा बनने का सपना देखता है। चीन वाले J-20 में डबल इंजन है तो भारतीय राफेल में भी डबल इंजन है। J-20 में सिंगल सीट है तो राफेल में भी। जहां J-20 में एक साथ 4 मिसाइल जा सकती हैं, वहीं राफेल की क्षमता भी 4 मिसाइलों की है। लेकिन ऑपरेशन की बात करें तो J-20 किसी रेडार से बचकर निकल जाने वाला जेट है, जबकि राफेल जहां किसी रेडार की पकड़ में नहीं आएगा, वहीं दुश्मन का काम भी बड़ी तेजी से तमाम कर सकता है।
अगर टारगेट को साधना हो तो J-20 की सांसें पूरी ताकत लगाकर भी 3,400 किलोमीटर पर उखड़ जाती हैं, जबकि राफेल 3,700 किलोमीटर तक दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। जहां J-20 2,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, वहीं राफेल की रफ्तार 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब चीन वाला J-20 ही पस्त दिख रहा हो तो F-16 की क्या औकात हो सकती है। ये जहाज तो फ्लाई करने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसका जो फ्लाई बाय वायर ऑटो पायलट और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो उड़ाने के लिए बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो इतने सारे सेंसर्स और सिस्टम्स फिटेड हैं, तो जो फाइटर पायलट है वो एक सिस्टम स्पेशलिस्ट बन जाता है। उसको लड़ाई के बारे में ज्यादा ध्यान देने के लिए ये सारे जो सेंसर्स का इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, जो इवैक से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी खुद के रडार से आ रहा है, उसके खुद के EW इक्विपमेंट से जो आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समेटा गया है। राफेल को और शक्तिशाली और खास बना देती हैं इसमें जुड़ी हुई 4 मिसाइल। इन 4 मिसाइलों में से पहली मिसाइल है मीका एयर टू एयर मिसाइल, जो 80 किलोमीटर तक वार कर सकती है। दूसरी मिसाइल मिटियोर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर तक दुश्मन का खात्मा कर सकती है। तीसरी मिसाइल है स्कल्प क्रूज मिसाइल, जिसके 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों की खैर नहीं। और चौथी और सबसे अहम मिसाइल है हैमर मिसाइल। 70 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन का साफ सफाया किया जा सकता है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।